डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 126 को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 127 को कवर करेंगे, जो कि बात करता है ओनरस गिफ्ट के बारे में। तो ओनरस गिफ्ट क्या होता है, इसको अगर हम हिंदी में समझे तो ये होता है दुर्भर दान। प्रॉपर्टी का ऐसा दान जिसके ऊपर कुछ बर्डन हो, जिसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओनरस का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, ओनरस मतलब होता है कुछ ऑब्लिगेशन। जब जिस प्रॉपर्टी को हम गिफ्ट करने वाले हैं उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर ओनरस गिफ्ट बोलते हैं। तो देखिए, ये जो ऑब्लिगेशंस हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ये कोई कर्ज हो सकता है, कर्ज का इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ चार्जेस हो सकते हैं, रेवेन्यूज हो सकते हैं, किसी का मेंटेनेंस उसके ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जो ऑब्लिगेशंस है ये कई तरीके के हो सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो ओनरस गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है मैगजीन Qui sentit commodum sentire debit et owners। मतलब he who receives advantage must bear the burden also। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी का फायदा मिल रहा है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी बर्डन्स हैं, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, वो भी उसको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑनरस गिफ्ट के सेक्शन की बात करें तो ये है सेक्शन 127। और इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है, क्योंकि ये बेयर एक्ट में 3 पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। तो देखते हैं इसके तीनों पैराग्राफ्स में क्या प्रोविजन दिया गया है। तो सबसे पहला जो इसका प्रोविजन है वो है, when a person transfers several gifts to another person in a single transfer, and out of these several gifts one is not burdened by obligation but other is burdened with some obligation, then the donee has to accept the whole gift। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि अगर एक डोनर है, ठीक है, और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, और वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को किसी अनदर पर्सन को देना चाहता है, डोनी को देना चाहता है, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो एक सिंगल ट्रांसफर के माध्यम से वो देना चाहता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफर मतलब एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज पे ऑब्लिगेशंस है, जबकि कुछ प्रॉपर्टीज पे ऑब्लिगेशंस नहीं है। फिर उस केस में डोनी क्या करेगा, डोनी को या तो सारे ही प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेंगी या सबको ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकता है कि जो उसके लिए बेनिफिशियल है, जिस पर ऑब्लिगेशन नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जिस पर ऑब्लिगेशन है उसको रिजेक्ट कर लेता है। तो उसको यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज के गिफ्ट को इधर होल एक्सेप्ट करना पड़ेगा या इधर होल रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि बेनिफिशियल वाला ऑप्ट कर ले और ऑब्लिगेशन वाला रिजेक्ट कर ले। कंडीशन यही है कि इन प्रॉपर्टीज का जो ट्रांसफर होगा वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में होगा। एक ही ट्रांसफर में डोनर द्वारा सारी प्रॉपर्टीज को डोनी को ट्रांसफर किया जाएगा, डोनी को गिफ्ट में दिया जाएगा, और फिर उसके बाद डोनी को या तो पूरा ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा या पूरा ट्रांजैक्शन रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। A has shares in joint stock company X, which is a prosperous company, and also shares in Y, which is in a difficulties. A transfer to B all his shares in joint stock company X and Y in single transfer. B refuses to accept shares in Y company. He cannot take shares in X also. इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि ए एक व्यक्ति है जो कि डोनर है यहाँ पर, उसके पास शेयर्स हैं कंपनी एक्स और कंपनी वाई, दोनों ही कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं। ठीक है, कंपनी एक्स जो है प्रॉस्परस कंपनी है, अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, इसके शेयर्स अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि जो कंपनी वाई है उसके शेयर्स गिरने पे लगे हुए, वो कंपनी डिफिकल्टीज में चल रही है। अब ए क्या करता है, एक ही ट्रांसफर के जरिए एक सिंगल ट्रांजैक्शन में अपने जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्स और वाई के शेयर्स थे वो बी को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या करता है, एक्स को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन
वाई को रिजेक्ट कर देता है। एक्स को इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये प्रॉस्परस कंपनी थी, वाई को इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज़ में थी ये कंपनी, ठीक है, ये कंपनी अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। तो अब यहाँ पर क्योंकि बी ने रिफ्यूज़ किया वाई कंपनी को और ये ट्रांजेक्शन एक सिंगल ट्रांजेक्शन था, तो इसलिए यहाँ पर बी जो है एक्स को भी नहीं ले सकता। बी लेगा या तो दोनों कंपनीज को लेगा, एक्स और वाई, या तो दोनों को ही नहीं लेगा, क्योंकि कि ये ट्रांसफर एक सिंगल ट्रांसफर है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन में जितने भी ट्रांसफर किए जाएंगे वो सब या तो पूरे एक्सेप्ट किए जाएंगे या फिर पूरे ही रिजेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो ये कहता है, if transfer is not single and are two or more separate and independent transfers of several gifts to same person, then donee can accept one which is beneficial and reject the other which is burdened with the obligation. तो यहाँ पर अगर डोनर ने दो अलग इंडिपेंडेंट और सेपरेट ट्रांसफर किए हैं प्रॉपर्टीज का, कुछ प्रॉपर्टीज में बर्डन है, कुछ प्रॉपर्टीज में बर्डन नहीं है, तो फिर यहाँ पर डोनी की चॉइस है कि जो उसके फेवर में हो, जो उसके बेनिफिट में हो, उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है, और जो उसके फेवर में ना हो वो उसको लेता है। और कंडीशन यहाँ पर क्या है कि डोनर के द्वारा दो सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होने चाहिए उन प्रॉपर्टीज के। तो हमने बताया था कि जब सिंगल ट्रांसफर होगा तो डोनी को एज अ होल या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और जब सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होंगे तब डोनी क्या कर सकता है, बेनिफिशियल वाले को एक्सेप्ट कर सकता है और बर्डन वाले को रिजेक्ट कर सकता है। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। A has a lease of a house at a rent which is more than the house can be let for, gives B the lease. A also has a separate and independent transaction, gives B a sum of money. B refuses lease, but due to such refusal, he does not forfeit the money. यहाँ पर ए के पास एक हाउस है जो कि उसने लीज पे लिया है और उसका रेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि हाउस की वैल्यू से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ए क्या करता है, बी को वो लीज ट्रांसफर करता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक अलग इंडिपेंडेंट और सेपरेट ट्रांसफर के द्वारा वो एक सम ऑफ मनी भी बी को देता है। सपोज वो 50,000 रुपये बी को देता है, क्योंकि दोनों ट्रांसफर इंडिपेंडेंट और सेपरेट थे, तो बी क्या करता है, रिलीज वाले पार्ट को तो रिजेक्ट कर देता है, जबकि जो मनी वाला पार्ट है, जैसे मैंने बताया 50,000 जो ए ने बी को ट्रांसफर करने की बात कही थी, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब क्योंकि ये सेपरेट ट्रांसफर थे, इंडिपेंडेंट ट्रांसफर थे, तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैलिड है, बी ऐसा कर सकता है। और बी अगर लीज को रिजेक्ट करता है तो इसके कारण जो पैसे लेने का जो राइट है वो उसका फॉरफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल इतनी सी बात कही गई है। अब बात करते हैं ऑनरस गिफ्ट टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। क्या ऑनरस गिफ्ट डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स को दिए जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन है, ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं है, जैसे यहाँ पर माइनर। तो इस थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि ऑनरस गिफ्ट जो है वो माइनर को दिए जा सकते हैं, ठीक है, और माइनर उसमें एक्सेप्टेंस भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो है ना, ये डिपेंडेंट है इस कंडीशन पे कि माइनर जब मेजर होगा तो क्या वो इस एक्सेप्टेंस को रेटिफाई करेगा, और अगर रेटिफाई करेगा तो क्या फिर वो उस प्रॉपर्टी से बाउंड हो जाएगा जो प्रॉपर्टी उसको मिली है। तो यहाँ पर ये सेक्शन कहता है कि ठीक है, माइनर जो है एक ओनरस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, और जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट करेगा वो एंटाइटल हो जाएगा उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने से। लेकिन ये एक्सेप्टेंस फाइनल तब तक नहीं होगी जब तक कि वो मेजर ना हो जाए, और जब वो 18 ईयर्स ऑफ एज अटेंड कर लेता है, अगर उसके बाद वो अपनी एक्सेप्टेंस को जो उसने माइनॉरिटी में दी थी उसको अगर रेटिफाई करता है और जानता है कि हाँ जो प्रॉपर्टी उसे मिली है उसमें कुछ बर्डन है, कुछ ऑब्लिगेशंस है, और उसके बाद भी वो उसमें एक्सेप्टेंस को रेटिफाई करता है, तब उस केस में वो उस ओनरस गिफ्ट के लिए बाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम डोनर की बात करें तो जब माइनर ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया गिफ्ट, तो ये
कंप्लीट हो जाता है डोनर के अगेंस्ट में, और उस दौरान जब तक कि माइनॉरिटी चल रही है, डोनर जो है वो गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता है, ना ही उसको सस्पेंड कर सकता है। अब बात आती है, अगर डोनी जो है ड्यूरिंग माइनॉरिटी उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो क्या वो प्रॉपर्टी डोनर वापस ले सकता है? तो नहीं, क्योंकि डोनी ने एक्सेप्टेंस तो माइनॉरिटी में दी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हायर्स को पास हो जाएगा और डोनर उस केस में गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता। इसमें एक केस है सुब्रमण्य अय्यरवस सीता लक्ष्मी, 1896 का केस है। तो इसमें डोनी ने जो है, जब वो माइनर था, एक्सेप्टेंस दे दी थी ऑनरस गिफ्ट के लिए, लेकिन क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, और जब जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कोर्ट में कि ये गिफ्ट कंप्लीट नहीं है क्योंकि डोनी की डेथ हो चुकी है जब वो माइनर ही था। लेकिन कोर्ट कहता है कि ठीक है, सेक्शन 127 जो है वो राइट देता है माइनर डोनी को कि वो जब मेजर हो जाए तो वो अपना गिफ्ट को रेपुडिएट कर सकता है, लेकिन क्योंकि इस केस में माइनर की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर रेपुडिएशन का सवाल ही नहीं हुआ, इसलिए गिफ्ट को कंप्लीट मान लिया गया, और जो भी ओनरस गिफ्ट की लायबिलिटी है वो माइनर डोनी के लीगल हायर को कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इस केस में इतना हेल्प हुआ। इसके बाद हम सेक्शन 128 को लेते हैं, जो कि बात करता है यूनिवर्सल डोनी की। सेक्शन 128 जो है वो यूनिवर्सल डोनी की बात करता है। तो यूनिवर्सल डोनी वो व्यक्ति है जिसको कि डोनर के द्वारा उसकी एंटायर प्रॉपर्टी दान कर दी गई है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ठीक है। तो इस सेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली डोनर के जितने भी क्रेडिटर थे उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक। तो जब एक बार डोनी को डोनर की सारी प्रॉपर्टीज मिल चुकी हैं तो फिर उसका ये कर्तव्य बनता है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डेट्स थे या जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो उसको डिस्चार्ज करे, ठीक है। तो डोनर के जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको सेटिस्फाई करना इस यूनिवर्सल डोनी का काम है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनी वो व्यक्ति है जिसको कि डोनर के सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल दान दी जा चुकी है। यह सेक्शन कुछ कुछ सिमिलर है सेक्शन 53 के। सेक्शन 53 भी क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करने की बात करता था, लेकिन सेक्शन 53 जो है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जबकि सेक्शन 128 मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से डील करता है। ये जो डोनी है उसकी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो उसको फुलफिल करे, ठीक है। लेकिन उसकी लाइबिलिटी वहीं तक बनती है जिस एक्सटेंट तक उसको प्रॉपर्टी दान में दी गई है। तो यहाँ पर बेसिकली इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करना, वो क्रेडिटर जो डोनर के थे, ठीक है। तो एक बार डोनर ने अपना सब कुछ दे दिया डोनी को तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए उनको क्रेडिटर का पैसा वापस करने का काम डोनी का ही हो जाएगा। इसके बाद ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर डोनर ने एक स्मॉल पोर्शन ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी अपने पास रिजर्व करके रखी हुई है तो भी यहाँ पर यूनिवर्सल डोनी ही कहलाएगा। यहाँ इससे इट इज इमेटीरियल कि इसमें डोनर ने जो है एक स्मॉल पोर्शन अपने पास रखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस यूनिवर्सल डोनी का कॉन्सेप्ट इतना ही है, और यहाँ पर हमारे गिफ्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि हमारा होगा एक्शनेबल क्लेम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।